all. I welcome you all back to Learn Karo class 11 and 12. हम कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, जिसका आज हम पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं. इन केस आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12. सो आइए आज का हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, यानी कि हम देखेंगे कि बुद्धा ने कौन कौन सी टीचिंग्स दी हैं. द बुद्धा's teachings have been reconstructed from stories found mainly in the Sutta Pitaka. अब हमें बुद्धा की टीचिंग के बारे में ज्यादातर कहाँ से पता लगता है? सुत्ता पिटका से, जो सुत्ता पिटका एक टेक्स्ट है जिसमें स्टोरीज दी हुई हैं बहुत सारी. किसके बारे में? बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में. Some stories describe his miraculous power. अब वो जो स्टोरीज हैं उनमें कुछ स्टोरीज में तो बुद्धा की मिराकुलस पावर्स, यानी कि इतने ज्यादा मिरेकल्स वाली जो उनके पास पावर्स थी, जो उनकी शक्तियां थी, उनके बारे में बताया गया है. और कुछ में क्या बताया गया है? दैट द बुद्धा ट्राइड टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड पर्सुएशन. और कैसे बुद्धा ने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी रीजन देके और उनको परसुएट करने की कोशिश करी. अलग अलग टॉपिक्स पे सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करी, ना कि उन्होंने अपनी सुपरनैचुरल पावर का यूज करते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस किया, बल्कि उन्होंने अपनी परसुएशन स्किल्स का यूज करते हुए, लॉजिक का यूज करते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी. फॉर इंस्टेंस व्हेन अ ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन, अब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बहुत ही दुखी औरत थी. एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही दुखी औरत थी जिसका जो चाइल्ड था वो मर गया था. came to the बुद्धा, वो लेडी बुद्धा के पास आई. he gently convinced her about the inevitability of death. तो बुद्धा ने क्या कहा कि जो डेथ है वो तो इनएविटेबल है, लाइफ का एक पार्ट है, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते या फिर उससे नहीं बच सकते, डेथ तो आनी ही है. ना कि वो उसके जो सन है उसको वापस लेके आए. बुद्धा चाहते तो अपनी पावर्स का यूज करके उसके जो उस लेडी का सन था उसको वापस लेके आ सकते थे, लेकिन बुद्धा ने क्या किया? अपनी टीचिंग्स का यूज करते हुए उनको डेथ का मतलब समझाया और ये समझाने की कोशिश करी कि हम सबको ये बात जाननी चाहिए कि कैसे डेथ लाइफ का ही एक बहुत ही ज्यादा इनएविटेबल पार्ट है और इसको हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, दीज स्टोरीज वर नरेटेड इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि जो बुद्धा की स्टोरीज थी वो किसके थ्रू कन्वे की जाती थी? उन लैंग्वेजेस में जो ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, सो दैट दीज कुड बी इजीली अंडरस्टूड, ताकि जो कॉमन पीपल है इनको इजीली समझ पाए. मूविंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, यानी कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो कैसा है? ट्रांजिएंट है, जिसको अनिक्का भी कहा जाता है. एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि जो वर्ल्ड है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, बदल रहा है. इट इज ऑल्सो सोललेस. सोललेस मतलब ये वर्ड क्या है? अनंत है. एंड देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट, यानी कि इस वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है. विद इन दिस ट्रांसिएंट वर्ल्ड सोरो, यानी कि जो दुख है इस वर्ल्ड में, इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही इनएविटेबल पार्ट है, इंट्रिंसिक पार्ट है. इट इज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन, यानी कि मॉडरेशन का पाथ ही फॉलो करके between severe finesse and self indulgence the human beings can rise above the worldly troubles. यानी कि जब एक ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही टफ पाथ चूज करेगा जिसमें उसको अपने आप को मॉडरेट यानी कि बदलना पड़ेगा, तभी वो सेल्फ रियलाइजेशन को या फिर सेल्फ इंडल्जेंस को प्राप्त कर सकता है. द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ये सोशल वर्ल्ड क्या है? ह्यूमंस ने क्रिएट किया है rather than of divine origin. The Buddha emphasized individual agency and righteous action. बुद्धा ने किसको इन्फ्लुएंस किया है? इंडिविजुअल एजेंसी, मतलब हर कोई पर्सन क्या होना चाहिए? सेल्फ केपेबल होना चाहिए. एंड राइटियस एक्शन, और उस पर्सन को राइट डीड्स परफॉर्म करनी चाहिए एज द मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि मोक्ष या फिर सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए हर पर्सन को क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए और सेल्फ केपेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हिज लास्ट वर्ड्स टू हिज फॉलोअर्स वर, यानी कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो बुद्धा के लास्ट वर्ड्स थे जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स से किए बिफोर हिज डेथ,
वो क्या थे? Be lambs unto yourselves, as all of you must work out your own liberation, यानी कि तुम अपनी गाइडिंग लाइट खुद बनो ताकि तुम खुद को गाइड करके लिबरेशन यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर सको। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा, यानी कि कैसे जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे, जो उनके डिसाइपल्स थे, वो जनरेट हुए। Soon there grew a body of disciples of the Buddha and he founded a संघ, यानी कि धीरे धीरे बुद्धा की टीचिंग से इन्फ्लुएंस होके उनके जो डिसाइपल्स यानी कि एक तरीके से फॉलोअर्स हम कह सकते हैं, वो बढ़ते चले गए और उन्होंने संघ फॉर्म किया। संघ क्या थी? एक ऑर्गेनाइजेशन थी मॉन्क्स की, who too became teachers of the धम्मा, यानी कि बहुत सारे मॉन्क्स क्या बन गए थे? टीचर्स बन गए थे संघ का पार्ट बनके। These monks lived simply, possessing only the essential requisites, यानी कि ये जो मॉन्क्स थे ये सिंपल लाइफ जीते थे और सिर्फ वही चीजें यूज करते थे जितनी इनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती थी, जैसे कि एक बोल जिसमें खाना ले सके एक बार दिन में। उसके अलावा इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इनटू दी संघ, यानी कि पहले सिर्फ मेन को अलाउड होता था संघ का मेंबर बनना, लेकिन बाद में वुमेन भी इसमें एडमिट होना शुरू हो गई थी। मेनी वुमेन एंटर्ड दी संघ बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा, यानी कि जितनी बहुत सारी वुमेन ऐसी थी जो कि धम्मा में टीचर बनी, जो कि संघ की मेंबर्स थी। एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरिस और रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन, यानी कि बाद में इन वुमेन में से कुछ वुमेन कौन बनी? जिन्होंने लिबरेशन को यानी कि मोक्ष को अटेन किया। मूविंग फॉरवर्ड, द बुद्धा's followers came from many social groups. अब जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप से आए, जैसे कि उनमें किंग्स भी इंक्लूडेड थे, वेल्दी यानी कि रिच मेन भी इंक्लूडेड थे, गहापतीज भी इंक्लूडेड थे, और उसके अलावा जो कॉमन पीपल थे या फोक थे जैसे कि वर्कर्स, स्लेव्स या फिर क्राफ्ट्स पीपल, ऐसे भी इंक्लूडेड थे। यानी कि बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशन, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशनल वेरिएशन भी इसमें देखी गई बुद्धा के संघ में। वंस विद इन दी संघ, एक बार कोई पर्सन संघ का मेंबर बन जाता था, ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल, यानी कि सबको इक्वल माना जाता था, चाहे वो एक किंग हो या फिर वो कोई वर्कर हो, सब इक्वल थे। हैविंग शेड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज, यानी कि संघ का मेंबर बनने के लिए उनको अपनी जो पहली सोशल आइडेंटिटी है, चाहे वो किंग की है या फिर एक वर्कर की है, उसको शेड यानी कि छोड़ना पड़ता था। ऑन बिकमिंग भिक्खूज और भिक्खुनीज, उसके बाद उनको भिक्खूज या भिक्खुनीज कहा जाता था। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ संघ वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ गानास, यानी कि इंटरनल फंक्शनिंग जो होती थी संघ की वो गानास के ट्रेडिशन पे बेस्ड थी। एंड संघ्स वेयर कंसेंसस वाज अराइव्ड एट थ्रू डिस्कशन, यानी कि संघ में अगर कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो म्यूचुअली लिया जाता था। इफ दैट फेल्ड, अगर कोई म्यूचुअल डिसीजन नहीं हो पाता था, डिसीजंस वर टेकन बाय द वोट ऑन द सब्जेक्ट, तो उसके बाद वोटिंग की जाती थी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ, यानी कि बुद्धा के लाइफ टाइम में भी और उनके डेथ के बाद भी बुद्धिज्म बहुत रैपिडली स्प्रेड हुआ। The importance attached to the conduct and values rather than claims of superiority based on birth, यानी कि बुद्धिज्म ने किसको कंडेम किया? ऐसी सुपीरियोरिटी को जो बर्थ के बेसिस पे मिली हो। The emphasis placed on मेट्टा, यानी कि मेट्टा मतलब फेलो फीलिंग, यानी कि सबको इक्वल माना गया और इसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया। एंड करुणा, करुणा यानी कि कंपैशन को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर एंड वीकर देन वनसेल्फ, यानी कि उन लोगों का खास ख्याल रखा गया जो वीक थे एक दूसरे से। were ideas that drew men and women to the Buddhist teachings, और यही कुछ आइडियाज थे जिन्होंने मेन और वुमेन को बुद्धिज्म की तरफ खींचा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे स्तूपास के बारे में कि स्तूपास क्या होते थे। Why were stupas built, यानी कि ये जो स्तूपास होते थे, जो बिल्डिंग्स होती थी, इनको बनाया क्यों जाता था? The tradition of the erecting stupas may have been pre-Buddhist, यानी कि ये जो ट्रेडिशन है स्तूपास बनाने का, ये बुद्धिज्म के आने से पहले से चलता आ रहा था, बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, लेकिन इसको बुद्धिज्म से एसोसिएट कर दिया गया since they contain relics regarded as sacred, यानी कि ये जो स्तूपास होते थे इनको क्या माना जाता था? सेक्रेड माना जाता था। The entire stupa came to be venerated as an emblem of the both the Buddha and the Buddhism, यानी कि ये जो स्तूपा होते थे इनको बुद्धा और बुद्धिज्म का एम्बलम माना जाने लगा। According to Buddhist text known as the
अशोकवदाना यानी कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नेम है अशोकवदाना. अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धास relics टू एवरी important टाउन एंड ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास. यानी कि जो अशोका थे उन्होंने किसका ऑर्डर दिया था कि बुद्धा के नेम पे बहुत सारे स्तूपास बनाए जाएं ओवर देम. बाय द सेकंड सेंचुरी बीसी जब खत्म होने वाला था बहुत सारे स्तूपास तब तक बन चुके थे इंक्लूडिंग दोज ऑफ भारत, सांची एंड सारनाथ. यानी कि कहाँ पे बने थे? भारत में, सांची में और सारनाथ में. जैसा कि हमें पता है कि सांची स्तूपा कितना फेमस है. अब ये बिल्ड होते कैसे थे, मतलब इनका डिजाइन या फिर क्या इन पे बनाया जाता था उसके बारे में हम बात करेंगे. हाउ स्तूपास वर बिल्ड. इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ स्तूपास. यानी कि जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं स्तूपास की रेलिंग से. रिकॉर्डेड डोनेशंस मेड फ्रॉम बिल्डिंग्स. यानी कि उन पे क्या लिखा है, जो भी डोनेशन मिली थी स्तूपास को बनाने के लिए. एंड डेकोरेटिंग देम. सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स. अब ये जो डोनेशन थी कुछ तो किंग ने की थी, सच एज द सतवाहनास. Others were made by guilds such as that of the ivory workers. यानी कि कुछ इनमें से किसने दी थी? जो रिच वर्कर्स होते थे जैसे आइवरी वर्कर्स, who financed part of one of the gateways at सांची, जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दी थी सांची स्तूपा को बनाने के लिए. Hundreds of donations were made by women and men. उसके अलावा जो मेन और वुमेन थे वो भी बहुत ज्यादा डोनेशन करते थे. who mentioned their name, sometimes adding the name of the place from where they came. यानी कि अपने नेम्स को मेंशन करते थे जब भी वो डोनेशन देते थे और अपने नेम के साथ अपनी जो प्लेस है जहां से वो आते थे उसका नेम भी ऐड कर देते थे. एज वेल एज उनका जो ऑक्यूपेशन होता था और अपने रिलेटिव्स के नेम भी वो ऐड उसमें कर देते थे जब भी वो डोनेशन देते थे. भिक्खूज एंड भिक्खुनीस ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड. जैसे हमने पढ़ा जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे जिनको भिक्खूज और भिक्खुनीस कहा जाता था वो भी कंट्रीब्यूशन देते थे टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने में. अब बात करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर होता था, ये जो स्तूपा होता था, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था. द स्तूपा अ संस्कृत वर्ड मीनिंग हीप. यानी कि ये जो वर्ड है स्तूप ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है हीप. हीप मतलब ढेरी. ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर. इसकी शेप कैसी होती थी? सेमी सर्कुलर माउंड होता था. ये माउंड मतलब एक ढांचा या ढेरी. और अर्थ लेटर कॉल्ड अंडा. यानी कि इसको अंडा भी कहा जाता था. इट इवॉल्व्ड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. उसके बाद इसका स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया. बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स. यानी कि राउंड और स्क्वायर शेप्स दोनों का मिक्सचर बन गया ये. अबव द अंडा वाज द हर्मिका. यानी कि अंडा के ऊपर क्या थी? हर्मिका होती थी. हर्मिका किसको बोलते थे? एक बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर होता था वो. दैट रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ गॉड्स. अबोर्ड ऑफ गॉड्स मतलब अबोर्ड मतलब होम. यानी कि उसको क्या माना जाता था? भगवान का घर माना जाता था. अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज अ मास्ट कॉल्ड द यष्टि. यानी कि हर्मिका से निकलती हुई क्या होती थी? यष्टि. ऑफन सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला. यानी कि वो कैसी होती थी? अम्ब्रेला की शेप में होती थी जिसको हिंदी में छतरी भी बोलते हैं. अराउंड द माउंट वाज अ रेलिंग. और उसी के पास क्या होती थी? एक रेलिंग लगी हुई होती थी. सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड. जो कि जो माउंट होता था उसको सेपरेट करती थी बाहर के वर्ल्ड से. And with this we come to an end of our today's session. I hope आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा. लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर. आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं. उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है. तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं. उसी के साथ साथ अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं तो हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ. उसी के साथ साथ हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखते हैं, आंसर्स को कैसे लेंथ देनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना शॉर्ट या कितनी लेंथी आंसर लिख के आना है, इस तरीके के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर. उसी के साथ जो हमारा ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए. हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए. दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 यहीं पे
खत्म होता है। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे स्तूपास और उनके स्तूपास और स्कल्पचर्स की डिस्कवरी के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।